हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज जो है आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जो वर्तनी आपका टॉपिक है उसकी आज हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तनी जो है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आज जो है हम इसमें एसएससी जीडी का जो बेंच है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसकी हिंदी की पहली वीडियो आपके पास आने वाली है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो वर्तनी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एसएससी जीडी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध जोड़ा भी पूछा जाता है। वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी, वर्तनी में आ जाएगी। वर्तनी से एक टॉपिक और बनता है आपका वर्ण विक्षेपण। तो वर्तनी के साथ साथ हम शब्दों का वर्ण विक्षेपण करना भी सीख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपके लिए, आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आगे आने वाली आपको पता है कुछ समय बाद अवजा जो है आपकी यूपीएसआई की भर्ती भी आने वाली है। तो यूपीएसआई हो चाहे आपका एसएससी जीडी हो, ठीक है, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हिंदी आती है उसमें वर्तनी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना आपको, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है, शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य हिंदी। क्या करने वाले हैं भाई, सामान्य हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें फिर हम क्या है, एसएससी जीडी की जो क्लास ये रहेगी वन एसएससी जीडी के लिए स्पेशल रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी सामान्य हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपकी वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम वर्णमाला को छोड़कर क्या है सीधे कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्तनी से ही स्टार्ट करेंगे। इतना ही हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अपने एग्जाम की अच्छी से तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, हम आपका एक एक डाउट क्लियर करा के चलेंगे और सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा, वर्तनी का टॉपिक रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, वर्तनी का हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब वर्तनी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्तनी क्या होती है भाई। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या रहेगी, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, भाई किसी भी शब्द में जो उसका भाव है उसको बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में होते हैं, मतलब जितने उसके अंदर वर्ण या अक्षर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रम में प्रयोग होते हैं, उसी क्रम में है ना लिखने को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो उसी क्रम में लिखने को हम क्या कह देते हैं, वर्तनी कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। वर्तनी का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन है इसकी। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो आएगा वो आगे से आएगा। क्या कह रहा है ध्यान देंगे, कह रहा है कि यहां से आपका पहला पॉइंट है शिरोरेखा, यहां से वर्तनी में क्वेश्चन बनता है शिरोरेखा से। अब शिरोरेखा होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है ध्यान देंगे, कह रहा है कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सुरेखा है ना या शिरोरेखा नहीं लगती है। ठीक है, चाहे वो वर्ण क्या है, शब्द के मध्य में ही क्यों न हो। मतलब सुरेखा क्या होती है पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसने कहा है कि जो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन पर सुरेखा नहीं लगती है। अब सुरेखा होती है क्या है, मैटर ये है, जैसे मैंने लिखा एक शब्द लिख रहा हूं मैंने शब्द ही लिख दिया, ये लिख दिया शब्द। ठीक है भाई, अब ये शब्द है, इन ये भी एक वर्ण हो गया, ये एक वर्ण हो गया, ये एक वर्ण हो गया। ठीक है, तो इन वर्णों को जो जोड़ के रखिए, मतलब इन वर्णों को जो बांध देती है ऊपर से, इसी को क्या कहते हैं, सुरेखा बोलते हैं। जो एक लाइन जो ऊपर खींची जाती है यही क्या होती है, हमारी शिरोरेखा होती है या सुरेखा होती है। ठीक है, या तो शिरोरेखा कह देंगे या सुरेखा कह देंगे। क्लियर है बात यहां तक का। ठीक है, तो शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करते हैं, जो ऊपर होते हैं, जो लाइन खींचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा या सुरेखा कह देते हैं। क्लियर है यहां तक का बात। चलिए, अब इसने कहा है कि वे कुछ वर्ण हैं जिनके ऊपर सुरेखा नहीं लगती है। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ध है, ध में कभी सुरेखा नहीं लगती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और थ है, थ पे भी नहीं लगती है, क्ष पे भी नहीं लगेगी, श्र पर भी नहीं लगती, भ पे भी नहीं लगती है, और ए और स पर भी सुरेखा नहीं लगती है। लगती है इसके पीछे हिस्से पर, इस पे आधे पे से सुरेखा हटी रहती है, कभी भी नहीं लगती। और ये भी कहा है कि ये चाहे शब्द के क्या हो, बीच में ही क्यों न हो, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, अंतिम में हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सुरेखा नहीं लगती है, हटानी हमको पड़ती है। जैसे मैंने शब्द लिखा था, शुरू में स आ गया था, तो स पे मैंने पूरे पे सुरेखा नहीं लगाई है, उसके बाद सुरेखा लगाई है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है सुरेखा का।
ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बहुत सारे शब्द 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 लिख के दे देगा, ऐसे कोई शब्द, ठीक है। तो उसमें सारे एक जैसे होंगे, आपको कोई मिस्टेक दिखेगी नहीं, और वाक्य में वो सही होगा, बस उसमें मिस्टेक इस कर देगा, सुरेखा की कर देगा। कैसे, एक शब्द तो ये लिखा गया, एक शब्द आपसे ये लिख देगा इस तरह से। इसमें किसकी गलती है, सुरेखा की गलती है। सह पे कभी पूरी आती नहीं है सुरेखा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, छोटी छोटी बातें जो आपकी हिंदी की राइटिंग को भी क्या कर देगी, जबरदस्त बना देगी। ये चीजें हैं जो आप मेंटेन करके चलोगे तो आपकी लेखनी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी और सुधर जाएगी, बहुत ही सुंदर दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कह रहा है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे मैंने लिखा, देखो अधर्म लिखा हुआ है, अधर्म में ध बीच में आ गया, ठीक है। तो अ पे सुरेखा लगी, यहाँ आगे से हट गई, फिर ध बीच में आ गया तो ध से हट गई तो पीछे लगी है, तो यहां से सुरेखा ऐसे हटी हुई मिलेगी बीच में से ध के ऊपर से, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो ऐसे ही आप देख लेना कहीं भी अगर अधर्म लिखा होगा उसमें सुरेखा आपको अलग ही मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कक्षा, है ना, कक्षा पे क्या है, कक्षा पे भी आपको यहां से मात्र सुरेखा दिखाई देगी, यहां नहीं दिखाई देगी, ऐसे लिखा होगा कक्षा, क्लियर है, साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर क्या है कि शुरुआत, शुरुआत में देखो सह से सुरेखा हटी है और ऐप से मात्रा हटी है, आप से तो आ लगाए, सुरेखा हटी है, कभी में भी ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, सभी किताबों में भरे पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। चाहे आप कोई भी बुक उठा लेना जो हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है, सब में ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, आप पहचान सकते हैं इनको, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कह रहा है कि संयुक्त वर्ण, अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। क्या है भाई, दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण क्या कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा, प्यारे दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि दो वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है या वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। जो दो वर्णों से मिलकर बना है ना वर्ण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। वर्ण कह लो या अक्षर कह लो, ठीक है। तो बात एक है वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा। एक सेकंड रुकेंगे भाई, चलिए भाई क्या कह रहा है, संयुक्त वर्ण की बात करते हैं। कह रहा है कि दो वर्णों से जो मिलकर बना होगा, ठीक है, तो वो देखना है हमें। अब इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे द का संयुक्त वर्ण, मतलब द जो है, दो वर्ण एक जगह जुड़े होंगे द के साथ, एक तो द होगा एक अन्य और होगा वर्ण, ठीक है। तो वे जुड़े होंगे तो वही संयुक्त वर्ण कहलाएगा, जहां दो वर्ण एक जैसे मिले हुए हो, ठीक है। मतलब दो वर्णों से मिलकर कोई शब्द बना हो या अक्षर बना हो, ठीक है, कोई वर्ण बना हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा। ये कह रहा है कि द का संयुक्त रूप, मतलब उसमें द होना चाहिए, मतलब द आधा होगा बाकी सब पूरे होंगे उसके अंदर, मतलब द वर्ण जो होगा वो आधा आएगा, क्योंकि द का संयुक्त वर्ण रूप का है, तो इसका मतलब है द आधा रहेगा और जो वर्ण होगा वो पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान देंगे, मैं जैसे बात करूं द की, ये द लिखा हुआ है, द आपने पढ़ा है एक शब्द, आपने एक शब्द पढ़ा है विद्या, क्या पढ़ा है, विद्या आपने पढ़ा होगा, विद्या, इस तरह से विद्या लिख देते हैं ना। तो इसमें ध है या द है, बच्चों को पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या पढ़ते हैं, ध पढ़ लेते हैं, इसमें ध नहीं होता है, ठीक है। ये रूप, ये पिछले वाला ही रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, द का संयुक्त वर्ण रूप में ये पिछले वाला ही लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन होता है ध्यान देंगे, इसमें जो हमारे पास द होता है, इसमें द होता है आधा और इसके अंदर यह होता है पूरा, तो जब ये द बनता है विद्या, यह विद्या लिखोगे, ठीक है, तो बात वही आएगी, समझ गए बात को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या कराया कि दद, मतलब द है और आधा द है, ठीक है, द है और आधा द है, आपको दिख रहा है। याद रखना जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। तो इसमें ऊपर ले वाला द आधा है और नीचे ले वाला द पूरा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ दो द है, एक तो आधे वाला द है और एक पूरे वाला द है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई, क्लियर है। संयुक्त वर्ण रूप समझ गए हो, द वाला, द का जो रूप है। फिर ये है द और वह आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वह दिखाई दे रहा है, तो बच्चे इसको आधा वह पढ़ते हैं। यहाँ वह आधा नहीं है, यहाँ वह पूरा है, द आधा। बात, ये बात ध्यान रखनी है, नोट रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। तो यहाँ द आधा होगा और वह पूरा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दब। दब, दब में क्या आएगा ध्यान देंगे, इसमें भी क्या होगा, हमारा द पूरा होगा और ध पूरा होगा। दब, भय की आवाज बाद में बोली है तय से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द आएगा आधा और इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, हमारा भय होगा पूरा है। क्लियर है बात, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे आपका क्या है, ये लिखा हुआ है द और मैं, इसमें क्या दम है ना, दम, तो द और मैं लिखा हुआ है, द आधा है मैं पूरा है। ये करेंगे दद, ठीक है, इसमें द आधा है और ध पूरा है दोस्तों।
ठीक है। तो याद रखना ध हमेशा इस तरह से जुड़ता है इसके साथ, तो द और ध आएगा। और जब भी ऐसे जुड़ेगा तो याद रखना है आपको ध इसके अंदर क्या होगा, पूर्ण होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक का? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ इसके मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, वो उदाहरण को देखते हैं क्या है। जैसे कह रहा है कि विद्या, विद्या, तो विद्या लिखा हुआ है, कौन सा रूप लिखा हुआ जाएगा? ये वाला रूप लिखा। ठीक है, मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूं, ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, विद्या। बताइए लिख सकता हूं या नहीं? इसमें द आधा है और यह पूरा है, तो विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वर्तनी ठीक है। ठीक है, बात करते हैं द्वारका। द्वारका को कैसे लिखेंगे? देखो यहां द होगा आधा, वह होगा पूरा, द्वारका, आप ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। क्लियर है? इसको लिखोगे तो इसको भी कैसे लिखोगे? त, द और भय और मैं, तद्भव, ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है वो भी। ठीक है, वर्तनी सेम है इसकी। ठीक है, बात करते हैं, मैं एक वर्ड कह रहा था आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण का, कि किसी भी शब्द को दे देगा आपको और उसका वर्ण विक्षेपण आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका वर्ण विक्षेपण क्या है, निम्न में से कौन सा है। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, हमें एक बात ध्यान रखनी है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। कोई भी शब्द हमें दे रखा है, उसके अंदर कोई ना कोई वर्ण जरूर होगा। ठीक है, तो उस वर्ण में से आपको स्वर को अलग करना है और व्यंजन को अलग करना है, वही हमारा क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण तोड़ देना, उसको अलग अलग कर देना, विक्षेपित कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान देंगे अपना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये तद्भव लिखा हुआ है, मैं इस तद्भव का ही वर्ण विक्षेपण करके दिखाऊं तो कैसे होगा, ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान यहाँ रखेंगे, बोर्ड पे कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। जो तय है हमारे पास, तय हमने ऐसे लिख दिया। अब तय के अंदर कौन सा स्वर है? जब जैसे बोला है तय, तो सब में ए छिपा होता है, तो तय पूरा है तो तय में से क्या निकल जाएगा, ए निकलेगा। तय में से जैसे मैं ए निकालता हूं, ध्यान देना, इसमें से तय निकल गया तो व्यंजन रह गया, तो इसके आगे क्या लिखोगे, हलंत लिखोगे। जब भी स्वर निकलेगा तो उसको जो व्यंजन बचेगा उसके नीचे आपको क्या लगा देना है, हलंत लगा देना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद करते हैं। उसके बाद है हमारे पास द। भाई द तो अपने आप में दिख रहा है, वो आधा है तो हलंत लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके आगे फिर आपका है भय, ये भय हो जाएगा। ठीक है, अब भय में कौन सा स्वर है, ए, तो ए निकालोगे तो हलंत लगाओगे तो क्या लगा दोगे, ए। क्लियर है बात? चलिए अब हमारे पास आ गया वह। वह में भी कौन सा स्वर छिपा है, वही ए है, तो हलंत लगाओगे, ए बाहर निकाल दोगे। यहां तक का बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमारा तद्भव का क्या आ जाएगा भाई, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज है वर्ण विक्षेपण करना, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, भाई वर्ण विक्षेपण में ये तो आएगा आपका कि वर्ण विक्षेपण कैसे करेंगे, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन आपसे पूछ लेता है कि कोई शब्द दे देगा, जैसे तद्भव दे दिया कि इसमें कितने वर्ण हैं और कितने इसके अंदर अक्षर है। क्या है भाई, कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, तो जब भी वर्ण की बात करेगा तो आपको इन सारों को काउंट करना है। जब भी वर्ण की बात करेगा तो इन सबको काउंट करना है। अगर मैं बात करूंगा इसमें एक तो वर्ण की और एक किसकी बात करेंगे भाई, अक्षर। एक वर्ण देखेंगे और एक अक्षर देखेंगे, और वर्ण की बात करेंगे तो कितना होगा, तो सारों को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। वर्ण कितने हैं, 7 है। बात करेगा अक्षर की, अक्षर वो होंगे जिनमें से स्वर हमने बाहर निकाला था, जिन व्यंजन में से हमने स्वर को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया था, उनको साथ में काउंट करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, अक्षर होंगे साथियों। तो ध्यान देंगे, तय में जब ए लगेगा तो पूरा तय बनेगा, तो ये अपने आप में एक अक्षर है। ध तो आधा ही है, ध में ए जुड़ जाएगा तो ध पूरा हो जाएगा, तो ध अपने आप में एक अक्षर है। ठीक है, पड़ोस में शादी है, डीजे की आवाज आ रही होगी, है ना, एंजॉय कर रहे हैं सब, तुम भी पढ़ते पढ़ते एंजॉय करे, गाने सुनते रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। तो अक्षर कितने हो गए, 1 2 3, तो अक्षर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे, तो अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बात यहां तक का बताइए, समझ में आई या नहीं? क्या क्या होना चाहिए, वर्ण पूछेगा तो सारों को काउंट करना है, अक्षर पूछेगा तो आपको जिनमें से आपने स्वर निकाला था सिर्फ उन्हीं व्यंजनों को आपको काउंट करना, उन्हीं वर्णों को काउंट कर लेना है, तो आपके अक्षरों की संख्या निकल जाएगी प्यारे बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप सीख जाओगे अक्षरों को कैसे बनाना है, कैसे अलग करना है, ठीक है, कैसे छांटना है, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। लेखनी भी आप पे आनी चाहिए। जब तक आप लेखनी और उच्चारण सही नहीं करोगे तो आपकी वर्तनी सही हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अक्षरों को पढ़िए, उच्चारित कीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है,
आप उनको लिख लिख के देखिए तो आपकी वर्तनी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखेंगे, इतना ही टॉपिक रखेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। वीडियो का रिस्पॉन्स देखते हैं बच्चों में कितना आता है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या कर देना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, रही बात आपकी एसएससी की, वो हम गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर बाहर आ जाए तो हमसे आके मिल लीजिएगा। जैसे ही अभी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए, हमने पढ़ाया है, तो हिंदी का या आपके रीजनिंग जीके का या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने क्लास में ना कराया। ठीक है, हाँ जीके को कुछ टफ क्वेश्चन थे, तो जीके के वो हमने भी नहीं कराए, किसी और ने भी नहीं कराए। लास्ट की जो आपकी 30 की जो शिफ्ट थी, 30 तारीख की, उसमें जो है दोनों मीटिंग में जो है आपके अनुसंधान वगैरह से भी क्वेश्चन आ गए जो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, लेकिन सारा पेपर इतना हार्ड नहीं था, इजी बहुत, आपकी जो हिंदी थी वो बहुत इजी थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बच्चों का हमने रिस्पॉन्स देखा है, हमारी हिंदी पढ़ाई हुई एग्जाम में आई है। ठीक है, ऐसे ही आपके एसएससी जीडी में हम गारंटी लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, जीनियस स्टडी विद रोजगार के साथ। ठीक है, तो आपका कंटेंट हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। और दूसरी बात आप ध्यान रखना, हम हर चीज को एक्सप्लेन करके चलते हैं, बेसिक से लेकर चलते हैं। जिस बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती वो आइए हमारी क्लास देखिए, और हिंदी हम देखते हैं कैसे समझ में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा वर्तनी का। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही करते हैं।